हेलो गाइस, आज हमारा 12th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इंसेक्ट सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। इंसेक्ट में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और जो ब्लड होता है वो एक बॉडी कैविटी में फ्लो होता है जिसे हीमोकोइल बोलते हैं। ब्लड जो है वो हीमोकोइल में फ्लो होता है। ब्लड सर्कुलेशन जो है वो कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू होता है। जो डोर्सल और लॉन्गिट्यूडिनल वेसल है इसके कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू ही ब्लड का सर्कुलेशन होता है जो कि हीमोकोइल में ओपन होती है। इंसेक्ट में सर्कुलेटरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? डोर्सल वेसल, डोर्सल और वेंट्रल डायफ्राम और एक्सेसरी पल्सेटाइल ऑर्गन। ये तीन जो है इंसेक्ट में सर्कुलेटरी ऑर्गन होते हैं। डोर्सल वेसल ये एक कंटिन्यूअस ट्यूब होती है जिसका पोस्टेरियर एंड जो है वो क्लोज रहता है और एंटेरियर एंड ये ओपन रहता है। ये कंटिन्यूअस ट्यूब होती है जिसका पीछे वाला पोर्शन जो है वो क्लोज्ड रहता है और आगे वाला पोर्शन जो है वो ओपन रहता है। डोर्सल वेसल को भी दो रीजन्स में डिवाइड किया गया है, पोस्टेरियर हार्ट और एंटेरियर ओर्टा। इसमें डिवाइड किया गया है। हार्ट जो है वो पंपिंग ऑर्गन की तरह काम करता है और ओर्टा ये कंडक्टिंग वेसल की तरह काम करता है। हार्ट जो है एक सिलेंडर ट्यूब होती है जो कि जिसका हर एक सेगमेंट जो है वो थोड़ा सा स्वेलन होता है, फुला हुआ रहता है और ये टर्गा के वेंट्रल साइड पर अटैच रहता है। इस ट्यूब का भी जो पोस्टेरियर एंड होता है वो क्लोज्ड रहता है। जो पीछे वाला हिस्सा जो है इसका ये क्लोज्ड रहता है, बंद रहता है। ये जो है डिवाइडेड रहती है सीरीज ऑफ चैम्बर्स में बाय सक्सेसिव कॉन्ट्रिक्शन, यानी कि निरंतर कॉन्ट्रिक्शन के थ्रू ये चैम्बर्स में डिवाइडेड रहती है और नंबर ऑफ चैम्बर्स जो है वो डिफरेंट इंसेक्ट्स में डिफरेंट रहते हैं, यानी कि इंसेक्ट टू इंसेक्ट ये चैम्बर जो है वो वेरी करते रहते हैं। हर एक स्वेलन पोर्शन जो है हार्ट का उसे वेंट्रिकल बोलते हैं। वेंट्रिकल जिसका पोस्टेरियर पोर्शन जो है वो 3 लोब में डिवाइडेड रहता है, 1 डोर्सल और 2 लेटरल। ये 3 लोब में ये डिवाइडेड रहता है। लेटरल लोब के बेस पर एक स्लिट लाइक ओपनिंग पाई जाती है जिसे ओस्टियम बोलते हैं। ओस्टियम कहा जाता है जिससे कि ब्लड जो है हीमोकोइल से हार्ट में एंटर करता है। इस ओस्टियम के थ्रू ही जो ब्लड जो है हीमोकोइल से हार्ट में एंटर करता है। हर एक ओस्टियम में ओस्टियल वॉल्व होता है जो कि ब्लड को हीमोकोइल से हार्ट में ट्रांसफर करता है, इंटर करता है, लेकिन वापस इसे हीमोकोइल में जाने नहीं देता है। वापस हीमोकोइल में जाने के लिए इसको अलाउ नहीं करता है। पोस्टेरियर हार्ट जो है वो इंक्यूरेंट और एक्सक्यूरेंट ओपनिंग के थ्रू परफॉर्म करता है। इसके थ्रू अपना कार्य करता है पोस्टेरियर हार्ट। इंक्यूरेंट ऑस्टिया जो है वर्टिकल स्लिट लाइक ओपनिंग होती है हार्ट की लेटरल वॉल में। हार्ट की जो लेटरल वॉल होती है इसमें एक स्लिट लाइक ओपनिंग होती है। जो एंटेरियर और पोस्टेरियर लिप होते हैं ऑस्टियम के, ये हार्ट की तरफ रिफ्लेक्स्ड रहते हैं, झुके हुए रहते हैं ताकि एक वॉल्व का फॉर्मेशन कर सके। ये वॉल्व जो है ब्लड के फ्लो को परमिट करता है हार्ट के अंदर आने देता है ये ब्लड को डायस्टोल के दौरान। जो डायस्टोल यानी कि जब एक्सपांसन होता है उस दौरान ये ब्लड को अंदर फ्लो करने देता है, लेकिन ये प्रिवेंट करता है इसके एंट्री को ड्यूरिंग सिस्टोल। मतलब सिस्टोल के दौरान जब कॉन्स्ट्रिक्शन होता है तब ये ब्लड के फ्लो को अंदर नहीं आने देता है, उस दौरान ये सिस्टोल के दौरान। और जब डायस्टोल होता है उस दौरान ये ब्लड के फ्लो को हार्ट के अंदर परमिट करता है। डायस्टोल के दौरान ब्लड फ्लो होता है इसकी वजह से जो लिप्स होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं डायस्टोल के दौरान। और जब डायस्टोल कंप्लीट हो जाती है तब ये लिप्स जो है वो एक साथ आ जाते हैं। किसके थ्रू? जो ब्लड प्रेशर लगता है हार्ट में, जो ब्लड प्रेशर लगता है उसके थ्रू ये जो लिप्स है वो पास आ जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं। जो सिस्टोल की प्रोसेस होती है उस दौरान जब डायस्टोल कंप्लीट हो जाता है, सिस्टोल
होता है, जो सिस्टोल प्रोसेस होती है उस दौरान पर ये जो लिप्स होते हैं वो पास आ जाते हैं। एक्सक्यूरेंट ऑस्टिया, एक्सक्यूरेंट ऑस्टिया में क्या होता है, जो एक्सटर्नली जो सारी ओपनिंग्स रहती है वो सराउंडेड रहती है पेपिला के थ्रू, स्पॉन्जिफॉर्म मल्टीन्यूक्लिएट सेल की जो पेपिला होती है उसके थ्रू ये ओपनिंग्स जो है सराउंडेड रहती है, जो एक्सपांड होती है ड्यूरिंग सिस्टोल, सिस्टोल के दौरान ये एक्सपांड होती है ताकि हीमोलिम्फ जो है वो फोर्सली बाहर निकाला जा सके, और कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है ड्यूरिंग डायस्टोल ताकि ब्लड की एंट्री को प्रिवेंट कर सके। इसके बाद है ऑर्टा, ये एक एंटीरियर प्रोलोंगेशन होता है डोर्सल वेसल का, डोर्सल जो वेसल होती है इसका एंटीरियर प्रोलोंगेशन होता है। ये एक सिंपल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एक्सटेंड रहता है फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट से तो हेड तक ये एक्सटेंड रहता है, पहले एब्डोमिनल सेगमेंट से तो हेड तक एक्सटेंड रहता है जो कि ब्रेन के पास में जाकर ओपन होता है। ये एक सिंपल ट्यूब होती है। ये एक बॉडी का प्रिंसिपल आर्टरी की तरह काम करती है। ओर्टा जो है बॉडी में प्रिंसिपल आर्टरी की तरह काम करती है, और एक सिंपल ट्यूब होती है जो कि एब्डोमेन से लेकर फर्स्ट सेगमेंट जो है एब्डोमेन का वहां से लेकर तो हेड तक एक्सपांड रहती है, एक्सटेंड रहती है। ये स्ट्रक्चर है इसका हार्ट का, ये वाला ये स्ट्रक्चर है हार्ट का। इसलिए ये ओर्टा जो कि फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट से तो यहाँ हेड तक एक्सटेंड रहती है। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये हार्ट का है, इधर अच्छे से दिख रहा है यहाँ, ये है हार्ट, और ये जो स्ट्रक्चर है ये गोल, ये है ओर्टा, ये है ऑस्टियम। ओर्टा तो ये पूरी जो यहाँ से यहाँ तक फैली हुई है इसे ओर्टा बोलते हैं। ये है ओर्टा, और ये जो है ये चेम्बर लाइक स्ट्रक्चर जो है ये हार्ट है। और ये जो फैन लाइक स्ट्रक्चर है ये एलरी मसल्स है। ये स्ट्रक्चर है हार्ट का। इसके बाद है डोर्सल एंड वेंट्रल डायफ्राम। इसमें अब पहला है डोर्सल डायफ्राम, ये एक्सटेंड रहता है पूरी एब्डोमिनल कैविटी में एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर, और जो ब्लड स्पेस जो है वो क्लोज रहता है, इसके द्वारा उसे बोलते हैं डोर्सल या पेरिकार्डियल साइनस, जिसमें हार्ट होता है। इस साइनस में जो है वो हार्ट होता है और ये एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर में होता है, और ये एब्डोमेन कैविटी जो होती है उसमें एक्सटेंड रहती है। जो डोर्सल डायफ्राम होता है वो कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन होती है उससे घिरा हुआ रहता है, फेनेस्ट्रेटेड रहता है उससे। ये यूजुअली इनकम्प्लीट होती है, लेटरली ये इनकम्प्लीट होती है, ताकि जो पेरिकार्डियल साइनस है ऊपर में वो पेरीविसरल साइनस जो कि नीचे में रहता है उसके साथ में कंटिन्यूअस में बना रहे, कंटिन्यूअस या निरंतर इसके साथ बना रहे, इसीलिए ये जो है इनकम्प्लीट होता है लेटरली। जो लेटरल लिमिट होती है डायफ्राम की वो इंडिफिनाइट होती है। ये डिटरमाइंड होती है बाय द प्रेजेंस ऑफ मसल्स, ट्रेकिया और द ओरिजिन ऑफ द एलरी मसल्स, और जो ओरिजिन होता है एलरी मसल्स का उनके थ्रू डिटरमाइन होती है, जो कि इंटीग्रल पार्ट है डायफ्राम का। जो लिमिट होती है डायफ्राम की वो इंडिफिनाइट होती है, लेकिन ये डिटरमाइंड होती है बाय द प्रेजेंस ऑफ ट्रेकिया और मसल्स एंड द ओरिजिन ऑफ द एलरी मसल्स, जो कि इंटीग्रल पार्ट होती है डायफ्राम की। एलरी मसल्स का जो पेयर है वो टर्गा से अराइज होता है, और ये स्प्रीड होता है एक फैन लाइक स्ट्रक्चर में ओवर द सरफेस ऑफ द डोर्सल डायफ्राम। डोर्सल डायफ्राम की सरफेस पर ये फैन लाइक स्ट्रक्चर में स्प्रीड होता है, और ये टर्गा से इसका अराइज होता है, टर्गा से ये अराइज होती है। इसके बाद है वेंट्रल डायफ्राम। वेंट्रल डायफ्राम जो है वो हॉरिजॉन्टल सेप्टम होता है, ये जस्ट अबोव होता है नर्व कॉर्ड के, जो कि मेन जो पेरीविसरल साइनस है उससे पेरीन्यूरल साइनस को कट करता है, उसे बोलते हैं
और जो ब्लड स्पेस इससे इनक्लोज रहती है उसे वेंट्रल या पेरीन्यूरल साइनस बोलते हैं। वेंट्रल डायफ्राम जो कि एक हॉरिजॉन्टल सेप्टम होता है, जस्ट अबव होता है नर्व कोड के, जो कि पेरीविसरल साइनस से पेरीन्यूरल साइनस को काटता है और ये ब्लड स्पेस से इनक्लोज्ड ब्लड स्पेस जो कि इनक्लोज रहता है इसके द्वारा उसे वेंट्रल या फिर पेरीन्यूरल साइनस बोलते हैं। बोथ डोर्सल और वेंट्रल डायफ्राम इनको डिवाइडेड द हीमोकॉइल इनटू थ्री साइनस में हीमोकॉइल को डिवाइड किया है, दोनों ही डोर्सल और वेंट्रल डायफ्राम में। पहला है डोर्सल और पेरिकार्डियल साइनस, दूसरा है मिडिल और पेरीविसरल साइनस और तीसरा है वेंट्रल या पेरीन्यूरल साइनस। ये तीन जो साइनस है इसमें डिवाइड किया गया है। डोर्सल और पेरिकार्डियल साइनस जो कि अपर चेम्बर है जिसमें कि हार्ट और ओर्टा रहते हैं, ओर्टा है इसमें, उसे बोलते हैं डोर्सल और पेरिकार्डियल साइनस। मिडिल और पेरीविसरल साइनस जो कि मिडिल चेम्बर है जिसमें एलिमेंट्री कैनाल होती है, इसे पेरीविसरल साइनस बोलते हैं। और वेंट्रल और पेरीन्यूरल साइनस जो कि वेंट्रल डायफ्राम के नीचे में होती है जिसमें कि नर्वस सिस्टम लोकेटेड रहता है। इसके बाद है एक्सेसरी पल्सेटाइल ऑर्गन। ये एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि बॉडी के अलग अलग रीजन्स में ये सिचुएटेड रहता है और ये पल्स ये जो है ऑर्गन जो है ये इंडिपेंडेंटली पल्सेटाइड होता रहता है हृदय से, यानी कि पल्सेटाइड यानी कि स्पंदित होता रहता है ये हृदय से। और इसमें जो सर्कुलेशन है वो सर्कुलेशन इंश्योर होता रहता है अपेंडेजेस के थ्रू, यानी कि उपांग जो रहते हैं उनके थ्रू इनका ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो सुनिश्चित होता रहता है। जो पल्सेटाइल ऑर्गन होते हैं जो कि ब्लड को ड्रॉ करने का काम करते हैं विंग्स से, वो विंग्स के जो सेगमेंट्स होते हैं, दोनों सेगमेंट्स जो होते हैं विंग बियरिंग जो सेगमेंट्स होते हैं उनमें रहते हैं, उनमें प्रेजेंट होते हैं। जो एडल्ट इंसेक्ट होते हैं उनके विंग बियरिंग सेगमेंट्स में ये जो पल्सेटाइल ऑर्गन जो ब्लड को ड्रॉ करने का काम करते हैं उनमें ये ऑर्गन रहते हैं। पल्स यानी कि जो पल्सेटाइल ऑर्गन्स जो रहते हैं जो ब्लड को खींचने का या ड्रॉ करने का काम करते हैं विंग्स से, वो विंग बियरिंग सेगमेंट्स जो होते हैं दोनों बोथ विंग बियरिंग सेगमेंट्स जो रहते हैं उनमें मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट जो एडल्ट इंसेक्ट रहते हैं उनमें मौजूद होते हैं। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है तो एम्पुला जो है वो कंप्रेस्ड होती है और ब्लड जो है वो ऑर्टा में चला जाता है। एट द सेम टाइम पर जो वॉल्यूम है सब स्कूटेलर रिजर्वॉयर का वो इंक्रीज होता है और जो ब्लड होता है विंग्स से वो ड्रॉन कर लिया जाता है, जो विंग्स से ब्लड जो है वो खींच लिया जाता है। और जब मसल्स रिलैक्स्ड होती है तो इलास्टिक लिगामेंट जो है वो एम्पुला को शेप को फिर से रिस्टोर कर लेता है ताकि जो ब्लड है वो सक कर लिया जा सके उसमें रिजर्वॉयर से वापस से ब्लड को सक कर लिया जा सके। इसीलिए जो शेप है एम्पुला का वो वापस से लिगामेंट के द्वारा रिस्टोर कर लिया जाता है। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स का तो एम्पुला कंप्रेस्ड हो जाती है और ब्लड जो है वो ऑर्टा में चला जाता है। और जब रिलैक्स्ड होती है ये मसल्स तो लिगामेंट जो इलास्टिक लिगामेंट होता है वो एम्पुला के शेप को फिर से रिस्टोर कर देता है और ब्लड जो है वो सक कर लिया जाता है रिजर्वॉयर से। पल्सेटाइल ऑर्गन जो है वो एंटीना के बेस पर भी पाए जाते हैं, जो एंटीना है उसके बेस पर भी पल्सेटाइल ऑर्गन्स पाए जाते हैं। इसमें एक एम्पुला होता है जिसमें एक फाइन ट्यूब होती है जो कि एंटीना की टिप तक एक्सटेंड रहती है। पूरी जो एंटीना की टिप होती है उसमें ये फाइन ट्यूब जो है वो एक्सटेंड रहती है। एम्पुला की जो डायलेटरल मसल्स है उनके कंप्रेशन से जो हेमोलिम्फ होता है वो एंटीना में चला जाता है, हेमोलिम्फ को एंटीना में डाल दिया जाता है। जो कंप्रेशन होता है डायलेटर मसल्स का, जो एम्पुला की डायलेटर मसल्स है उनके कंप्रेशन के थ्रू हेमोलिम्फ को एंटीना में डाल दिया जाता है। इस कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू ही हेमोलिम्फ एंटीना में चला जाता है। इसके बाद है ब्लड
जो इंसेक्ट के ब्लड को हेमोलिम्फ बोला जाता है। इंसेक्ट का जो ब्लड होता है उसे हेमोलिम्फ बोलते हैं। इसमें ट्राइहेलोज और नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, इसमें रिच होते हैं ये। इसमें ज़्यादा मात्रा में ट्राइहेलोज और नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन होते हैं। इसमें प्लाज्मा लिक्विड और ब्लड सेल जिसे कि हीमोसाइट्स बोलते हैं, इसमें पाया जाता है। ब्लड में ये सब पाया जाता है। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा में 85% वाटर होता है। ये स्लाइटली एसिडिक होता है। इसमें इनऑर्गेनिक आयंस, अमाइनो एसिड, प्रोटीन, फैट, शुगर्स और ऑर्गेनिक सब्सटेंस इसमें पाए जाते हैं। इसके बाद हीमोसाइट्स, 4 टाइप्स के हीमोसाइट्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है प्रोहीमोसाइट्स, सेकेंड प्लाज्मेटोसाइट्स, थर्ड है ग्रेनुलर हीमोसाइट्स, फोर्थ है सिस्टोसाइट्स और कोगुलोसाइट्स से बोलते हैं। ये 4 टाइप के जो हीमोसाइट्स पाए जाते हैं। क्या क्या फंक्शंस होते हैं हीमोलिम्फ के वो पढ़ते हैं। हीमोलिम्फ जो है इंटरनल सेल्स को मॉइस्ट करके रखता है ताकि जो मूवमेंट है इंटरनल ऑर्गन्स का वो इजी हो सके, इजी मूवमेंट कर सके। इसलिए हीमोलिम्फ जो है वो मॉइस्ट करके रखता है इंटरनल सेल्स को। ब्लड पंपिंग से जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप्ड होता है वो यूजफुल होता है फॉलोइंग प्रोसेस में। कौन कौन से प्रोसेस में यूजफुल होता है वो पढ़ लेते हैं। एक्डाइसिस के प्रोसेस में ये यूजफुल होता है, जो मोल्टिंग होती है उसमें ये यूजफुल होता है। विंग के एक्सपांशन में, एडल्ट में जो विंग एक्सपांशन होता है उसके लिए भी ये यूजफुल होता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। इसके बाद जो डिप्टेरा में एक्लूजन जो होता है उसमें भी ये यूजफुल होता है। एक्लूजन जिसमें कि एडल्ट जो इमर्ज्ड होते हैं प्यूपेरियम से यूजिंग टिलेनियम यूज करके जब इमर्ज्ड होते हैं एडल्ट, उसमें भी ये यूजफुल होता है। इवर्जन ऑफ पेनिस इन मेल इंसेक्ट में पेनिस के इवर्जन में भी ये यूजफुल होता है। इवर्जन ऑफ मास्क इन नाइट ऑफ ड्रैगन फ्लाई के नाइट में जो मास्क होता है उसके इवर्जन में भी ये यूजफुल होता है। और पेपिलियोनिड के लार्वा में ओस्मेटेरिया के इवर्जन के लिए भी ये यूजफुल होता है। सॉफ्ट बॉडी कैटरपिलर्स में बॉडी शेप को मेंटेन करने के लिए भी यूजफुल होता है। इन चीजों में ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो यूजफुल होता है। इसके बाद जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, हार्मोन्स रहते हैं, गैसेज रहती है, ये जो है ट्रांसपोर्ट होती है विद द हेल्प ऑफ हेमोलिम्फ। ये हेमोलिम्फ की हेल्प से ही ट्रांसपोर्ट होती है। ये वेस्ट मटेरियल्स को भी रिमूव करने में हेल्प करता है। जो वाटर और रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं हिस्टोजेनेसिस के लिए, ये हेमोलिम्फ में ही स्टोर्ड रहते हैं। और ये फेगोसाइटोसिस में हेल्प करता है, इनकैप्सुलेशन में भी हेल्प करता है, यानी कि इनक्लोज करने में भी, डिटॉक्सिफिकेशन यानी डिटॉक्सिफाई करने में यूज करता है, और कोगुलेशन में यानी कि जमाव होने में, कोगुलेट करने में हेल्प करता है, और वुंड की हीलिंग करने में भी ये हेल्पफुल होता है। जो नॉन सेलुलर कंपोनेंट होते हैं जैसे कि लाइसोजाइम जो है वो भी इनवेडिंग बैक्टीरिया को किल करता है। हेमोलिम्फ जो है इसके मूवमेंट से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हेमोलिम्फ के मूवमेंट से जो हीट होती है बॉडी की वो भी रेगुलेट होती है। आयंस, अमाइनो एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड जो कि प्रेजेंट होते हैं हेमोलिम्फ में वो हेल्प करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के मेंटेनेंस में, जो कि रिक्वायर्ड होते हैं नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में, जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में रिक्वायर्ड होते हैं। हेमोलिम्फ जो है वो मीडियम की तरह काम करता है फॉर एन ऑन गोइंग मेटाबॉलिक रिएक्शन। जो ऑन गोइंग मेटाबॉलिक रिएक्शन जो चलती है उनके लिए एक मीडियम की तरह भी हेमोलिम्फ काम करता है। जैसे कि ट्राइहेलोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसी मेटाबॉलिक प्रोसेस जो रिएक्शंस होती है उनके लिए ये मीडियम की तरह भी काम करता है। हेमोलिम्फ का जो एक्सुडेशन होता है, स्त्राव होता है स्लीट या पोर की हेल्प से। इससे जो नेचुरल एनिमीज जो है वो भी रिपेल होते हैं। जैसे कि एफिड में ये इस तरह का स्त्राव होता है जिससे नेचुरल एनिमी जो है वो रिपेल होते हैं। ब्लड सर्कुलेशन, नॉर्मली ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड इज नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन में ब्लड जो है वो आगे की तरफ पंप होता है हार्ट के थ्रू। जो ब्लड है वो पंप्ड होता है आगे की तरफ थ्रू द हार्ट। एट सिस्टोल के समय
हार्ट से एक्सक्यूरेंट ओस्टिया और जो एंटेरियर ऑर्टा होती है उसके माध्यम से ये बाहर निकाल दिया जाता है। नॉर्मली तो जो है हार्ट के थ्रू ये पंप्ड होता रहता है ब्लड, लेकिन सिस्टोल के समय हार्ट से ये एक्सक्यूरेंट ओस्टिया और जो ऑर्टा होती है उसके थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। इंक्यूरियन ओस्टिया का जो वाल्व होता है वो प्रिवेंट करता है ब्लड को, प्रिवेंट द एस्केप ऑफ ब्लड थ्रू दिस ओपनिंग्स के थ्रू जो ब्लड का एस्केप होता है उसको प्रिवेंट करता है। ये इंक्यूरेंट ओस्टिया जो वाल्व होता है इंक्यूरेंट ओस्टिया का वो प्रिवेंट करता है। हार्ट के द्वारा जो ब्लड सर्कुलेट होता है, ब्लड संचालित होता है, वो पेरीविसरल साइनस में एंटेरियर ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। इसकी वजह से इस साइनस में जो ब्लड होता है वो एक प्रेशर ग्रेडियंट के थ्रू पीछे की ओर प्रवाहित होने लगता है या पीछे की ओर पास होने लगता है। पेरीविसरल साइनस से ब्लड जो है वो परकोलेट होकर नीचे की तरफ पेरीन्यूरल साइनस में जाता है, जहाँ पर जो मूवमेंट है वेंट्रल डायफ्राम का वो ब्लड के फ्लो को बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए असिस्ट करता है। जो बैकवर्ड जो ब्लड होता है उसके फ्लो को बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए सहायता करता है। जो कॉन्ट्रैक्शन है एलरी मसल्स का वो डोर्सल डायफ्राम को फ्लैटन कर देता है। डोर्सल डायफ्राम को फ्लैटन कर देता है एलरी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन। ये जो फ्लैटनिंग है ये इंक्रीज कर देता है पेरिकार्डियल साइनस के वॉल्यूम को एट द एक्सपेंस ऑफ पेरीविसरल साइनस। पेरीविसरल के साइनस के एक्सपेंस में ये पेरिकार्डियल साइनस के वॉल्यूम को इंक्रीज कर देता है। एज अ रिजल्ट ब्लड पासेस इनटू पेरिकार्डियल साइनस। इस रिजल्ट से जो ब्लड जो है वो पेरिकार्डियल साइनस में पास कर दिया जाता है। एंड देन एट डायस्टोल के दौरान जो इट इज ड्रॉन इनटू द हार्ट में ड्रॉ कर दिया जाता है थ्रू द इंक्यूरेंट ओस्टिया। जो डायस्टोल होती है उसके दौरान इसको हार्ट में ड्रॉ कर दिया जाता है थ्रू इंक्यूरेंट ओस्टिया के थ्रू। हार्ट बीट के 3 फेजेस होते हैं, सिस्टोल, इसके बाद है डायस्टोल और डायस्टेसिस। ये 3 हार्ट बीट के फेज होते हैं। सिस्टोल में कंट्रैक्शन होता है मसल्स का, डायस्टोल में रिलैक्सेशन होता है मसल्स का, डायस्टेसिस में हार्ट जो है रेस्ट होता है एक्सपांडेड कंडीशन में। इसी स्टेज को डायस्टेसिस बोलते हैं। कंट्रोल जो है हार्ट बीट का वो एक न्यूरोजेनिक है। व्हेन देयर इज अ सप्लाई ऑफ नर्व, जब नर्व सप्लाई होती है, और व्हेन नर्व सप्लाई इज कट ऑफ, जब नर्व सप्लाई कट ऑफ होता है तो इट इज मायोजेनिक बोलते हैं। न्यूरोजेनिक जब नर्व सप्लाई रहता है जो कि हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, और नर्व सप्लाई जब कट ऑफ हो जाता है तो इसे मायोजेनिक बोलते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आज का जो लेक्चर है ब्लड सर्कुलेशन, आई होप आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। इसे लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइस।